हालांकि ये नेताओं पर टाइमर लागू होना चाहिए, आप जैसे एक्सपर्ट्स पर नहीं, लेकिन फिर भी शो की मजबूरी है। शिवम त्यागी, ये जो लगातार विपक्ष एकजुट हो रहा है ओबीसी कम्युनिटी के हितों के साथ, उनके नारे के साथ, इसके पीछे की वजह यही है कि उनका कोर वोटर बीते वक्त में खिसका है और उनको लगता है कि जो ओबीसी वोट बैंक है उसको साधा जाए। आपके ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि आपने ओबीसी की अनदेखी की है। अनदेखी, मैं आपका डेटा थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं जो आपने कोट किया। प्रधानमंत्री तो ओबीसी है ही है, इसके अलावा 29 जो मंत्री हैं वो ओबीसी हैं, 85 सांसद ओबीसी हैं जो कि 29% है, 1358 में से 365 एमएलए ओबीसी हैं, 163 एमएलसी में से 63 एमएलसी ओबीसी हैं। अब आप मुझे 65 ओबीसी एमएलसी, अब आप मुझे एक चीज बताइए, रिप्रेजेंटेशन इसे कहते हैं, 30% से ज्यादा है कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं हर जगह पर। तो जाहिर है अगर रिप्रेजेंटेशन है तभी ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तभी पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तभी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में इस तरीके से प्रचंड बहुमत लेकर आती है। और एक बात महिला आरक्षण पर कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आप शायद इतिहास थोड़ा जानते नहीं है या फिर आपको उसकी समझ नहीं है, मुझे नहीं पता। अब से करीब 48 साल पहले इंदिरा जी के समय में 1974 में एक रिपोर्ट बनी थी टुवर्ड्स इक्वालिटी। उसमें इस देश में बताया गया था कि इस देश में महिलाओं को किस डिपार्टमेंट में कितना % रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज 48 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल को लागू किया। कितने और साल चाहिए आपको? मतलब 58 साल सत्ता में रहने के बाद भी महिला आरक्षण ला नहीं पाए। कहते नहीं हम तो लाने वाले थे। नहीं, वो कह रहे हैं आप महिला आरक्षण लाइए, आप ओबीसी को आरक्षण दीजिए। नहीं, वो जो बात वो कह रहे हैं कि आप ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं उसमें? मेरे देश अगर ओबीसी आपके साथ हैं, आप ओबीसी के साथ हैं, तो जो बिल आपने पास कराया उसमें ओबीसी की जगह मेरे क्यों नहीं? देश के लिए सबसे पहले, मेरे देश की महिला के लिए सबसे पहले अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो रिप्रेजेंटेशन है। पहला स्टेप है, मुझे लगता है इसकी तरफ जाना ही चाहिए। और जो ओबीसी की बात कर रहे हैं वो कौन सा ओबीसी रिजर्वेशन लेकर आए थे? रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, यानी कि आरक्षण में आरक्षण नहीं था। जब ये बिल 2009 में टेबल हुआ था, जब इसको राज्यसभा से पास कराया था, तब भी नहीं था इसमें। लेकिन उस समय इनको ओबीसी याद आते नहीं, जैसे ही सत्ता से बाहर फेंक दिया जाता है तुरंत इनको याद आता हो देश में ओबीसी। डॉक्टर राजू वाघमारे, जो बात शिवम त्यागी कह रहे हैं उसको थोड़ा और मैं एड ऑन करता हूं। आपके ऊपर आरोप लगता है, संजय सर मुझे करेक्ट करेंगे, कालेकर रिपोर्ट आपके जमाने की, पंडित नेहरू के जमाने की, आपने चुप्पी साधे रखी। मंडल कमीशन रिपोर्ट इंदिरा गांधी के जमाने की, राजीव गांधी के जमाने की, आपने चुप्पी साधे रखी। 2011 में अनुराग भदौरिया की पार्टी और ऐसे जो तमाम समाजवादी सोच वाले सांसद थे उनके दबाव में आपने माना कि ठीक है हम जनगणना के साथ जातियों की जनगणना भी कराते हैं, लेकिन आपने आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। आप ही की परंपरा को आगे हालांकि शिवम त्यागी की पार्टी ने भी बढ़ाया, लेकिन आप कितने ईमानदार हैं कालेकर से लेकर 2011 की जातियों की जनगणना को सार्वजनिक करने तक? सबसे पहली बात कि जातियों की जनगणना कांग्रेस ने की, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये जनगणना अभी सुप्रीम कोर्ट में लेके आने से मना किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिला आरक्षण विधेयक जब भी राज्यसभा में पारित हुआ, वो लोकसभा में पारित करने के लिए किसने विरोध किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये क्या हमको सिखाते हैं? ये करते हैं रिप्रेजेंटेशन की बात। आप शायद देखे नहीं, मुझे लगता है आपने लोकसभा की कार्रवाई देखी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा कराई थी महिला आरक्षण पे, भाई आपके लोगों ने नहीं कराई थी। एक शिवम एक बेशरम मत बनो। नहीं, शब्दों की मर्यादा के साथ शिवम सुन ले, शब्दों की मर्यादा के साथ डॉक्टर राजू वाघमारे अपनी बात कहिए। ये डॉक्टर डॉक्टर राजू वाघमारे शब्दों की मर्यादा के साथ। शिवम सुन रहे हैं आपको, बोलिए अपनी बात कहिए। डॉक्टर राजू वाघमारे उनको चुप बैठने को बोलिए। डॉक्टर के नाम की भी बेइज्जती करा रहे हैं आप। सबसे पहली बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, तो अगर इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है और वाकई में प्रधानमंत्री जी सचमुच के ओबीसी है, तो ओबीसी जनगणना सुप्रीम कोर्ट में लेने के लिए इन्होंने क्यों नकार दिया? क्यों इतना रिप्रेजेंटेशन जो था? सर यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कालेकर से लेकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट और 2011 की जनगणना के आंकड़े 2014 तक सार्वजनिक ना हो पाना। ये जो बातें हैं ना, इतिहास को लेके आने की जो बातें हैं, प्रेजेंट की बात कीजिए। अभी की क्या बात है? अभी ओबीसी की क्या बात है? तो उसकी बात कीजिए ना। आप तो पुराने जमाने में चले जाते हो हर वक्त। नहीं, अतीत भी जरूरी है ना सर राजनीतिक ईमानदारी के लिए। ठीक है शिवम, आप जवाब दीजिएगा कि आप जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया, इंडिया गठबंधन का आपका हिस्सा है अब कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर राजू वाघमारे, लेकिन आप तो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी कभी ईमानदार रही ओबीसी को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर? अनुराग भदौरिया।
देखिए इस देश के अंदर में कोई झूठी पार्टी है तो सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी है। अब उसके झूठ का उसका कोई माने मुकाबला ही नहीं है, मतलब वो तो चैंपियन है। अब जो चैंपियन है उनसे तो किसी का कंपेयर आप कर ही नहीं सकते। जहाँ तक ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप महिला बिल लेके अच्छी बात है, बिल तो पहले से आ रहा था, हमारी मांग थी कि ओबीसी का भी आरक्षण कर देना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। आपकी नेता सुश्री उमा भारती जी, क्या वो भी गलत हैं? ओबीसी के नेता नहीं है क्या वो जो कह रही है क्या भारतीय जनता पार्टी को उनकी बात नहीं माननी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी उनकी बात नहीं कर रही है, वो एक महिला होकर बोल रही हैं और कह रही ओबीसी की। वो भाई एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में अनुराग भदौरिया, का बहुत बड़ा हाथ सवाल रहा था है। कांग्रेस आज पार्टी उनकी बात को ईमानदार आप रही नहीं है क्या मानोगे? ओबीसी को माने लेकर? सत्ता में इतने चूर है। मैं अपनी बात कह लूं, एक मिनट रुकिए, मैं अपनी बात कह लूं फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। इतना देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 2024 का चुनाव आ गया, अब जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। अब भारतीय जनता पार्टी हार की तैयारी कर रही है, उसे पता है कि वो सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि ओबीसी ही क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, देश का हर वर्ग अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहता है। हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, आने वाले दिनों में चुनाव आपको दर चुनाव बताते चले जा रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ रहे। ठीक है, शिवम आप जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया, ये एक प्रवक्ता के तौर पर आपकी खासियत है, सत्ता जिसकी होती जो है आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप नहीं देते, ये खासियत। भागने लगते हैं। नहीं, अरे मैं नहीं भाग रहा हूँ सर, अरे जनाब मैं नहीं भाग रहा हूँ अनुराग भदौरिया, वक्त की पाबंदी है, 4 प्रवक्ता है, 4 पैनलिस्ट है। हाँ बताइए, क्या कांग्रेस ईमानदार रही है समाजवाद पर? अनुराग भदौरिया सीधा जवाब। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। अरे क्या मैं बोलूं तो मैंने कहा कि जिस तरह घोसी में हम जीते, जनता ने वो हराया ना, और सिर्फ घोसी नहीं, लखनऊ भी जीते, महाराज कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा आपसे, मिर्जापुर भी जीते, और ये अरे प्रभु कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा। कांग्रेस की बात पे आ रहा हूं, सुन तो लीजिए, आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बातें। अरे प्रभु, आपको कांग्रेस लेकर सवाल रहेगा ही, क्योंकि अरे आप रिपीट करते रहिए, जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि आपको तो सवाल ही पूछना है, क्योंकि आपको तो दिया गया है मैसेज कि आपको भिड़ाना है किसी तरह से पुरानी बातें याद कर करके। अगर कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया होता तो क्या सत्ता में नहीं होती? सत्ता में क्यों नहीं है? ये वैलिड पॉइंट आपने रखा, ये वैलिड पॉइंट आपने रखा अनुराग भदौरिया। आप इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अच्छी बात। शिवम मैं आऊंगा आपके पास, वक्त थोड़ा कम है, वक्त थोड़ा कम है, जवाब मिल गया, वक्त थोड़ा कम है। संजय सर मैं आऊंगा, अनुराग भदौरिया वक्त थोड़ा कम है, सबके पास पहुंचना है। लड़ते रहेंगे, मुझे बात नहीं बोलने देंगे। आपने अपनी बात पूरी कही है, 2 सेकंड कहिए 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया बोलिए। 2 सेकंड। इसी तरह से लगातार देखिए देखिए, आप हिमाचल हारे बुरी तरह से, कर्नाटक हारे बुरी तरह से, अब मध्य प्रदेश हारने जा रहे हो, राजस्थान हारने जा रहे हो, लोकसभा हारने जा रहे हो, किसी जनता से पूछ लो, सब कह रहे हैं बीजेपी साफ है। ठीक है, डन। आखिर में आप ही के पास आऊंगा। संजय सर, जातिगत जनगणना से पॉलिटिकल पार्टी डरती क्यों है, और क्या जातिगत जनगणना सार्वजनिक करना सियासी तौर पर फायदा पहुंचाता है क्या? 2011 में यूपीए सरकार ने ऐलान किया, उसके बाद सारे विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव भी हार गए। संजय सर, बीजेपी लगातार डर रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपने कहा जातीय जनगणना से पार्टियां डरती क्यों हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि सारी पार्टियां जातीय जनगणना से डर रही है। अगर किसी को थोड़ा भी रिजर्वेशन है तो वो बीजेपी है। बीजेपी 2 कदम उस पर पीछे चली जाती है और बीजेपी कहती है कि शायद जातीय जनगणना करा पाना इस वक्त संभव नहीं है। लेकिन अगर आप तमाम रीजनल पार्टियों को देखें, इंक्लूडिंग कांग्रेस को देखें, तो ये सारी पार्टियां इस बात का डिमांड कर रही हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना में तमाम ओबीसी जाति के लोगों का आर्थिक शैक्षणिक जो आकलन होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि उनका शैक्षणिक आर्थिक